Good morning, everyone. Welcome back to this class. In today's class, we'll be continuing the chapter 9, that is the living organism characteristics and habitats. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स थे उसके बारे में हम प्रीवियसली बात कर रहे थे और हमने बात की थी कि जो हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं हर जगह पर वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि माउंटेन्स के ऊपर जो जानवर मिलते हैं उनमें याक होता है और जो डेजर्ट में जानवर मिलता है वो होता है कैमल। तो और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ में जो हमारे एनिमल्स मिलते हैं वो हमारे होते हैं हमारे मोस्टली जो है फिशेस वहाँ पर मिलती है कोस्टल एरियाज़ में। वहाँ पर और जानवर कम मिलते हैं और जो फ़िश होती हैं क्योंकि वो कोस्टल एरिया है वहाँ पर फ़िश जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ पे। और हमने ये बात की थी कि डेजर्ट में हमें जो कैमल मिलता है इट इज़ जो कैमल होता है वो जो वाटर को जो एक्सक्रेशन है वाटर का अपनी बॉडी से बहुत कम करता है और उसका जो स्वेट होता है वो भी नहीं आता है और इसकी वजह से जो उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो स्टोर रहता है। और उसके बाद हमने बात की थी कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट हमारा वो होता है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हम उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि होबिट है हमारा घर होता है और हैबिटेट क्या होता है, एक ड्वेलिंग प्लेस होता है जिसको हम अपना घर कह सकते हैं। तो हमारा हैबिटेट जो हमारे होम होते हैं, ऐसे जानवरों के जो हैबिटेट होते हैं वो उनको हम उसका घर कह सकते हैं। हैबिटेट हमें क्या देता है, हैबिटेट जो जानवर होते हैं उनको फूड देता है, वाटर देता है, एयर देता है, शेल्टर देता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स की जो फर्दर नीड्स हैं उनको पूरा करता है। जैसे कि एक जंगल की बात करते हैं, जंगल में अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एक हिरन है, डियर जिसे हम बोलते हैं। वो जंगल में कैसे रह पाता है, उसको जंगल में उसके खाने के लिए उसको घास मिलती है, उसको पीने के लिए पानी मिलता है, उसको सांस लेने के लिए हवा मिलती है और उसके रहने के लिए शेल्टर भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको उसको क्या प्रोवाइड करती है, वो उसका घर जो है उसको प्रोवाइड कर देती है। वो उसका पूरा हैबिटेट जो होता है उसको घर जैसी फीलिंग देता है। तो उसको हैबिटेट जो होता है उसका हम कह सकते हैं कि किसी भी जानवर का जो उसका हैबिटेट होता है वो उसका घर भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइप के जो हैबिटेट होता है उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के जानवर भी रह सकते हैं। एक पर्टिकुलर आपका जो हैबिटेट होता है, इन दैट हैबिटेट वी कैन हैव अ नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कैन लिव देयर। जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बहुत सारे टाइप के जानवर रह सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपके आसपास जो जानवर रहते हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से जानवर मिलते हैं। जैसे कि काऊ मिलती है आपको सॉरी काव मिलती है आपको, बफेलो मिलती है और आपको डॉग्स मिलते हैं, आपको कैट्स मिलते हैं। आप खुद हम ह्यूमन बीइंग्स भी एक काइंड ऑफ एनिमल ही हैं। हमें सांप मिलते हैं यहाँ पे। हमें अभी तो वाटर इतना कम है लेकिन वाटर बॉडीज होती तो हमें फिशेस भी मिलती हैं। हमें यहाँ पे सियार मिलते हैं। क्या आपने देखे हैं कभी सियार यहाँ पे अपने आसपास? ऋषु, आपने दो देखे? सर। अनुराग? सर सर जयपाल। दो यस, सर। जैकल्स, जैकल्स। यस सर। हाँ, रात को अनुराग, रात को जब आप जहाँ पे आप साइकिल चलाते हो ना उसी रोड पे रात को सियार घूमते हैं, जैकल्स घूमते हैं। तो अब मैं इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हैबिटेट है, जो हमारा घर है, जो ये सराउंडिंग्स है हमारी, वो सबकी तो सेम ही है लेकिन इसी सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। अब जो एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स आपके लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्टेरियल एनिमल्स बोलते हैं और जो हमारे लैंड पे रहते हैं उसके जो हैबिटेट्स होते हैं, जो एनिमल्स हमारे लैंड पे रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे लैंड पे रहते हैं उनको हम कहते हैं कि दे लिव इन कौन से जो हैबिटेट में रहते हैं, वो टेरेस्टेरियल हैबिटेट में रहते हैं। टेरेस्टेरियल हैबिटेट में रहते हैं। अब टेरेस्टेरियल हैबिटेट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉरेस्ट हो सकते हैं, आपके जंगल, पूरे जंगल होते हैं। ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड्स जो है, डिजर्ट।
ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, जैसे कि सवाना एक अफ्रीका में ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे घास बड़ी लंबी लंबी होती हैं। तो जो ग्रासलैंड्स होते हैं आपके, वो भी आपके टेरेस्टेरियल हैबिटेट में आते हैं। आपके डेजर्ट जो रेगिस्तान होते हैं वो आपके टेरेस्टेरियल हैबिटेट में आते हैं। जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो ये सभी कैसे एरियाज़ हैं? ये सभी कोस्टल एरियाज़ हैं। और कुछ माउंटेन के रीजन्स, जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, दे आल्सो कम्स अंडर दिस टेरेस्टेरियल हैबिटेट। ये टेरेस्टेरियल हैबिटेट के अंदर आते हैं। अब कुछ हैबिटेट, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, तो उस हैबिटेट को, उस जो वाटर वाला है, जो एनिमल्स, द हैबिटेट एंड प्लांट्स, द हैबिटेट इन विच द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, उस हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वा से ही निकल के आया आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। तो जैसे कि हमारे लेक्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पे जैसे रीशु है, रीशु ने देखा होगा, और बाकी सब बच्चों ने भी देखा होगा कि आपके आसपास जो है, अभी बारिश होती थी तो बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ है वो बन जाती थी, जैसे छोटे छोटे तालाब बन जाते थे। तो छोटे छोटे तालाबों के अंदर फिर मछलियाँ आती थी। तो ये सब है कि क्या है, फिर जो लाइव जो प्लांट्स है, उसके जो वाटर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी रहते हैं। तो इस जो ये हैबिटेट है हमारा, जो शेल्टर प्रोवाइड करता है, जो फूड प्रोवाइड करता है, जो लिविंग स्पेस देता है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, अफ्रीका के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जो आपके रशिया है, वहाँ पर आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके हैबिटेट मिलते हैं। होते वो टेरेस्टेरियल हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट ही हैं, लेकिन उसके जो टाइप है, सब टाइप्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। जो आपके डिफरेंट ग्रासलैंड्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के जो टेरेस्टेरियल हैबिटेट है, वो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पेड़ जो हैं वो कुछ सिमिलर्स होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। और अगर हम बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में डेजर्ट जो टेरेस्टेरियल जो हैबिटेट है वो डेजर्टेड एरिया है। अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो हिमाचल में जो माउंटेन एरिया है। अगर मैं बात करूं केरला की, केरला में कोस्टल एरिया है। और आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कैसा एरिया है? कोस्टल एरिया है। तो है वो सभी टेरेस्टेरियल हैबिटेट ही, लेकिन उसके जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं, जो पौधे मिलते हैं, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट। अंजलि, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन। अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो मैं आपको थोड़ी देर बाद, जो ये जब क्लास एंड होगी, आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, आप इसको वहाँ से दोबारा देख सकते हो। फिर भी मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक बार में अगर नहीं सुन पा रहे तो शायद दूसरी बार में आप सुन पाएँ। अगर फिर भी आपको अगर इशू आ रहा है तो आप जो ये वीडियो है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। The organisms, both plants and animals living in a habitat are called its biotic components. अब जो habitat होते हैं उसके अंदर दो टाइप के components होते हैं आपके, बायोटिक component और अबायोटिक component। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके लिविंग, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायो का मतलब है, अब बायो जब आ जाएगा तो आप समझ लेना कुछ लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। तो जब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं बायोटिक चीज़ों की। तो जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग हैबिटेट, जो किसी भी हैबिटेट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। तो जी इनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं।
और जैसे और बाकी जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सभी क्या है हमारे, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे। तो जो हमारे हैबिटेट है उसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में जो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सभी आते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स में आपके प्लांट्स और एनिमल्स हो जाएंगे, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपके रॉक हो जाएगा, सॉयल हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको इसमें क्या करना है, इसमें एक एक्टिविटी है जो इसमें आपको जर्मिनेशन करना है। आपके आपके पास मूंग की दाल होगी, आवाज नहीं आ रहा है सर। ओके। आप वीडियोस ऑफ कर दीजिए अपनी तब शायद आपको आवाज़ आए। मैं आपको स्प्राउटिंग के बारे में बता रहा हूँ। अभी स्प्राउटिंग में क्या होता है आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि स्प्राउटिंग क्या होता है। उसमें जो मूंग दाल या चना होता है उसमें से जो रूट है वो निकल जाती हैं। तो व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, हाँ, वी इट इज सेड टू बी जर्मिनेटेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, जर्मिनेटेड आवाज कहेंगे। नहीं आ रहा सर। रंजीत, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन, ये रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं चीज़ों को रिपीट भी कर रहा हूँ, और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा मैं आपको। तो अगर आपको अभी आवाज़ आ रहा है तो यूट्यूब पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं। इट इज़ सेड टू हैव जर्मिनेटेड, जब उससे एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आवाज नहीं आ रहा है। ये देखिए ये होता है स्प्राउटिंग। इसमें क्या होता है जो आपका चना होता है या मूंग दाल होती है उसको आप भिगो कर रखते हैं, तो उसके अंदर से एक रूट निकल जाती है। इस जो जब ये उसके अंदर से रूट निकल जाती है तो वो स्प्राउट बन जाता है, और जब वो स्प्राउट बन जाता है तो हम इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, आपका जो सीड है वो क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेटेड हो जाएगा, और इसके बाद जो है वो अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर देगा। और अगर आप उसको प्लांट कर देते हो किसी भी गमले के अंदर या मिट्टी के अंदर, तो वहाँ से उसका पौधा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, उसका पौधा बनना शुरू हो जाएगा। आपकी मम्मी आपको अपनी मम्मी से बोलना है कि मम्मी जो मूंग दाल है उसके आप उसकी जो है आप स्प्राउट्स बना दीजिए, और उसके जो स्प्राउट होते हैं वो बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं, उनको खाने से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है आपको। जी ठीक है। आप अपनी मम्मी की हेल्प से स्प्राउटिंग जो है उसको कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको 20-30 सीड्स लेने हैं मूंग दाल के, और उसको आपको असाइड करके उसको पानी के अंदर सोक कर देना है 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए जब तक आप उसको पानी के अंदर सोक करके भिगो कर रख दोगे, और उसको आपको फिर क्या करना है, उसको 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। 1 पार्ट जो है आपको उसको कम्प्लीटली वाटर में सबमर्ज करना है, और 3-4 दिन के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ देना। आप उसको जो 1 पार्ट है उसको सनी रूम में रखना, और दूसरे पार्ट को जो है डार्क रूम में, ठीक है। जैसे कपबोर्ड जो होता है आप उसको अपने जो अलमीरा है उसके अंदर भी रख सकते हैं, उसके अंदर लाइट नहीं आने देना है आपको। और जो आपका एक पार्ट होगा उसको आपको एक्सट्रीम जो कोल्ड कंडीशंस है जैसे कि फ्रीजर में रख देना है आपको, या आइस वाला जो सेक्शन होता है फ्रीजर में आपको उसको रख देना है। आपको डेली उनको जो है रिंस करना है, उसको खंगालना है पानी के अंदर, और उसके अंदर आप देखोगे कि 4-5 दिन में जो कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कुछ जो
आपके जो स्प्राउट्स होंगे उसमें से जो है कुछ में जो है जर्मिनेशन हो जाएगा और कुछ में जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इस एक्टिविटी में आपको ये पता लगेगा कि आपका जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी जो हैं जो प्लांट की जो है ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट कितना ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, वो सभी डिपेंड करता है उसके आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, उसके आसपास के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस चीज़ पे उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं कि देखिए कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे वेरी हॉट क्लाइमेट है और वेरी कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे भी वो सरवाइव कर जाते हैं। जैसे कुछ टाइप के एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम ठंड में भी सरवाइव कर जाते हैं, और कुछ टाइप के एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सरवाइव करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स जो रशिया में भी मिलते हैं, रशिया जो साइबेरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर -50 -60 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। आप सोचिए, ज़ीरो से भी -70 60-70 डिग्री नीचे। जो हाईएस्ट जो लोवेस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है वो -73 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है सर्बिया के अंदर। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डेजर्ट में भी रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, गर्मी के अंदर 53 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। जैसलमेर के अंदर आपको गर्मी में, जैसलमेर जो है आपका थार डेजर्ट में पड़ता है, उसमें गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ह्यूमन बींग्स वहाँ पर भी रहते हैं, रशिया में भी रहते हैं, जहाँ पे साइबेरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, और ऐसी जगह पे भी रहते हैं हॉट जगहों पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया है, अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, एबायोटिक कंपोनेंट्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। अब अडेप्ट करना क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अडेप्टेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इस किसी भी पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। आई आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने आप को यहाँ के लिविंग कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लिया। ऐसे ही आप अगर किसी दूसरी जगह पे जाओगे बाद में रहने के लिए, तो आप फ्यूचर में, तो आप अपने आप को उस जगह के हिसाब से अडेप्ट कर लोगे। क्या कर लोगे, अपने आप को उस जगह के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दोगे। तो जो एडेप्टेशन है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि आपको एक दिन में एडजस्ट हो जाओगे, 2 दिन में एडजस्ट हो जाओगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम में नहीं होता, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द रीजन कैन ऑल्सो चेंज स्लोली। क्योंकि जो एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी रीजन के, वो बहुत स्लोली चेंज करते हैं। और जो एनिमल्स जो होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो किसी भी डिफरेंट कंडीशंस को वो अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, दे डाई। तो अडेप्टेशन जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीना है, अगर आपको लिव करना है, आपको जीना है, तो आपको अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। इसकी वजह से क्या होता है कि एक डिफरेंट जो हैबिटेट्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। जैसे डेजर्ट में आपको कैमल मिलेगा, आपको माउंटेन्स में आपको याक मिलेगा या शीप्स मिलेंगे, ठीक है। आपको प्लेन एरियाज में आपको बाकी जानवर मिलेंगे, गाय भैंस, बफेलो, गाय बफेलो, डॉग कैट, ये सब मिलेंगे। आपको कोस्टल एरियाज में आपको उस जगह के हिसाब से जो एडॉप्टेड जो एनिमल्स हैं आपको वो मिलेंगे। तो अलग अलग जगह के हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? अंजलि आप सर बताइए। मैं जी बताइए अंजलि।
The non-living things such as rocks, soil, air, and water in the habitat constitutes its abiotic component. abiotic, abiotic. सर components है. हम्म एबायोटिक कंपोनेंट्स जो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रॉक है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सभी क्या करते हैं, ये किसी भी जगह की एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, these components influence the biotic components. जो ये components जो होते हैं बायोटिक components को इन्फ्लुएंस करते हैं. जो बायोटिक और एबायोटिक आपस में मिलके ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम. इसके बारे में आप जो बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे. अनुराग, आप बताओ बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? सर बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एयर, वाटर, सॉइल और जो अडेप्शन के लिए जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं. बायोटिक पूछ रहा हूँ बेटा मैं, बायोटिक. सर मैं बोलूं? अंजलि, लेट हिम रिस्पॉन्ड. बायोटिक, अबायोटिक नहीं, बायोटिक. सर मैं बोलूं? ऋषु, आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं. बायोटिक कंपोनेंट्स बताइए. ऑल लिविंग थिंग्स है. जो लिविंग थिंग्स होती है. ऋषु, आप बताइए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? The living things such as plant and animals in a habitat are biotic components. अनुराग, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए. वेरी गुड ऋषु. नीतीश कुमार, आप बताइए एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? नीतीश कुमार, आप बताइए एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? ओके, यू हैव माइक प्रॉब्लम. कोई बात नहीं, आप टाइप कर दीजिए. रंजीत कुमार, आप बताइए एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? क्या बोले सर, फिर से बोलिए. एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट. सर आवाज नहीं आ रहा. सर आवाज नहीं आ रहा. मैं टाइप कर देता हूँ, एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? सर मैं बता. अंजलि सेकंड बताइए एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? सर मैं बताऊं? अनुराग, अभी आपको मौका दिया जाएगा, अभी आप पहले An उनको बताना. aquatic habit is a habit where it is include areas that are permanently covered by water. ओके. The animals lived in water and aquatic habits is a habit with water. ओके, वेरी गुड. रंजीत, आप बताइए एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिट सर वो होता है जो जैसे सर मतलब कि सर मछली पानी में रहता है और एनिमल और ओके, वेरी गुड. जो Okay. एनिमल्स एक्वेटिक हैबिट. हाँ जी, बताइए अंजलि, आप बताइए, दोबारा बताइए. सर एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है जैसे कि हम लोग वाटर में अगर जो एनिमल्स रहते हैं वो वाटर्स में रहते हैं, वो उन लोग का एक हैबिट हो जाता है वाटर में रहते रहते हैं. उसको थोड़ा सा आप एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. जो एनिमल्स जो होते हैं, जो आपके जो एनिमल्स या प्लांट्स जो है वाटर के अंदर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे हैं. जो पानी होता है जहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो उनका जो घर है वो कौन सा है, वो पानी ही उनका घर है. तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो
जैसे मैंने आपको बताया कि हैबिटेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स का घर होता है, जैसे हमारे घर होते हैं ऐसे ही पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो उनका पर्टिकुलर एक हैबिटेट होता है। जैसे कुछ लैंड पे रहते हैं तो उनका टेरेस्टेरियल हैबिटेट होता है, और जो कोस्टल एरिया जो वाटर के अंदर रहते हैं वो उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। वेरी गुड नीतीश, मेक श्योर यू आर सिटिंग इन द यूनिफॉर्म। जब आप अगर आप बैठे तो आप यूनिफॉर्म में बैठे रहें। चलिए अनुराग, आप बताइए एडेप्टेशन क्या होता है? पेज नंबर 82 पे आपको मिलेगा इसका आंसर। थोड़ा सा एक बार जल्दी से रीड आउट कीजिए और बताइए एडेप्टेशन क्या होता है। अभिषेक, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एडेप्टेशन? अभिषेक राज, आप बताइए व्हाट इज एडेप्टेशन? सर बता रहा हूँ सर, एडेप्टेशन इज द मेथड बाय व्हिच organisms get well adjusted to the climate. अब इसको समझाइए, अपनी क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनको समझाइए कि एडेप्टेशन क्या होगा। एडेप्टेशन वो मेथड है जिससे ऑर्गेनाइज मतलब लोग, जानवर और प्लांट जो है वो एक क्लाइमेट में आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। वेरी गुड अनुराग। अभिषेक राज, आप बताइए व्हाट इज एडेप्टेशन? Abhishek Raj, what is adaptation? I think Abhishek Raj is having some trouble with his mic. Rishu Kumari, आप बताइए what is adaptation? Different animals are adapted to their surrounding in different ways. It's called adaptation. No. अडेप्टेशन जो है वो होता है अपने आप को अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ के हिसाब से वो खुद को ढालना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे कि अब बात कर रहे थे माइग्रेटरी बर्ड्स की, अभी आप देखिए सर्दियाँ आने वाली है। अब सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में जो रशिया है और जो आपके जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं जैसे जो यूरोप है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में। तो वहाँ पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँचती, वो तिरछी जाती हैं, और इसलिए वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ से जो बर्ड्स होते हैं, यूजुअली जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करके वो उड़कर इंडिया जैसी गर्म जगहों पर आती है। इंडिया के अंदर जो है बहुत कम टेम्परेचर जो है वो गिरता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा बर्ड्स देखने को मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्लेस, मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे बर्ड्स जो है माइग्रेट करके आते हैं या नहीं आते, बट आपको इस मौसम में जो आपका सर्दियों वाला मौसम है, यहाँ पे आपको इस मौसम में हर जगह पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इस जगह के हिसाब से यहाँ पर फिर ढालना शुरू कर देते हैं। तो कुछ टाइम वो यहाँ पे रहते हैं, और फिर जब यहाँ पे गर्मी आने लग जाएंगी तो फिर से वो वापस अपने अपना जो जहाँ से वो आए थे वो वापस वहाँ पे चले जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, और हमने डिफरेंट टाइप के जो हैबिटेट्स होते हैं, जैसे डेजर्ट हैबिटेट होता है, माउंटेन होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास से रिलेटेड जिसको डाउट है वो अभी पूछ सकते हैं। आई एम पाउजिंग द मैं इसकी रिकॉर्डिंग को जो है उसको बंद कर रहा हूँ।